हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट। बट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू व्हाट? नथिंग, जस्ट स्टडी। चलिए। पहले हम लोग वोकैब करेंगे, फिर हम लोग अपना आर्टिकल रीड करेंगे। वोकैबलरी आपको नोट डाउन नहीं करनी है, पीडीएफ से ही आप रिवाइज करेंगे और बस इतना ही सफिशिएंट है। नोट डाउन करेंगे, कुछ दिन आपके अंदर एनर्जी रहती है और फिर उसके बाद में ड्रेन हो जाती है, फिर आप सब छोड़ देते हैं। इसीलिए आप इसको पीडीएफ से ही 2 से 3 बार रिपीट करो बस। हाँ, जो शब्द है ना उसको नोट डाउन करके, मतलब रफली उसको लिखो, फिर उसको 2 3 बार प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसका ये मीनिंग है। तो नीले पीले पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको रखना है। कॉपी में रखोगे और भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो पीडीएफ आपको रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन, और उसके लिए आप यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉलिस्टिक। आपने ये वर्ड सुना होगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है ना? हॉलिस्टिकली हमें काम करना चाहिए। इसका मतलब कंप्लीटली हर एक एरिया को कवर करते हुए, जस्ट किसी एक पार्ट पे फोकस ना करके कंप्लीट पार्ट पर फोकस करना। तो वहां पे हमारा वर्ड हो जाता है हॉलिस्टिक। मतलब कंसीडरिंग द होल थिंग, नॉट जस्ट वन पार्ट। तो मतलब हम पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक हिस्से की बात नहीं कर रहे। ठीक है? कंसीडरिंग द होल थिंग, कंप्लीट की बात हो रही है, सिर्फ किसी एक पार्ट की बात नहीं हो रही है। अगर हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें ह्यूमन बीइंग के, तो हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ये आता है कि हमारा ब्रेन हमारा विकसित हो, हमारी जो फिजिकल यानी जो हमारी बॉडी है वो हमारी डेवलप हो, है ना? हमारे अगर हम हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करें, तो सिर्फ हमें एकेडमिक की बात ना करें, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारे पास होने चाहिए, जो स्किल्स की हमें जरूरत है वो हमारे पास होने चाहिए। तो सिर्फ हम किसी एक एरिया पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट एरिया पे फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स हॉलिस्टिक। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट हो गया, ओवरऑल, कंप्लीट, ऑल राउंड एंड इंक्लूसिव, मतलब हर चीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। ट्रू एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यही बात सच है ना कि ट्रू एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं है, कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सब आता है। नहीं, आपका अगर ट्रू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको वो स्किल्स भी आते हैं जो आज की, यानी कि जो रियल लाइफ में आपको जरूरत है। सिर्फ प्रैक्टिकली आपके अच्छे मार्क्स आने से काम नहीं चलेगा, आपको इन रियल में भी चीजें आनी चाहिए। ओके। अब जैसे डोंट ग्रो इन वन एरिया, ग्रो हॉलिस्टिकली, मतलब कंप्लीटली ग्रो करो। भाई सिर्फ एक पार्ट में आप काम कर रहे हो, बाकी सबको आप इग्नोर कर दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। आपको कंप्लीट चीज के ऊपर में फोकस करना होगा। हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, जैसे कि इट इज अबाउट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। एजुकेशन कैसी हो? हॉलिस्टिक हो, मतलब कंप्लीट हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव है। हाँ, कल सीडीएस का एग्जाम हुआ, तो मुझे सुनने में आया कि इंग्लिश तो अच्छी थी, इंग्लिश में तो अच्छे अटेम्प्ट हुए, बट जीएस बहुत बेकार आया है, मतलब बहुत ही बेकार आया है। तो मैं तो जीएस से परेशान हूँ कि बच्चों का जीएस में क्या करें भाई, कि उनका जीएस इंप्रूव हो जाए। जीएस की वजह से आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। इंग्लिश अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा कर रहे हैं, ये जीएस बहुत खराब कर रहा है। तो मैं सीडीएस का क्वेश्चन पेपर अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखती हूँ। उसके बाद जो दूसरा वाला चैनल है बीपीआई लाइव, उस पर फिर हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी उसमें कैसा पेपर था। ओके, तो हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। मुझे याद आया ना, सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं कैसा था। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंडिजिनस। ओयूएस लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है आप वहीं के हैं, आप लोकल है, आप फॉरेन नहीं है, मतलब आप एलियन नहीं है, वहां के लोकल हैं आप। जैसे कहते हैं ना, भाई मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो, मतलब मैं यहीं का हूँ। अब अगर आप उस एरिया, जैसे कि अच्छा सपोज करो कि हम दिल्ली के हैं, तो अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं यहाँ की लोकल हो गई। बट अगर मैं वाराणसी जाऊंगी तो वहां की मैं लोकल नहीं हूँ। बट अगर हम इन सब को कंबाइन कर दें एक के अंदर, मतलब हम इंडिया बना दें, तो इंडिया के लिए हम सब लोकल हो गए, है ना? समझ रहे हो आप? तो अब
कैसे आप समझोगे इसको, वो कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। जैसे दिल्ली के लिए मैं लोकल हूँ बट बनारस के लिए मैं लोकल नहीं हूँ, लेकिन अगर हम इसको सबको एक बना के इंडिया बना दे तो इंडिया के लिए हम लोग लोकल हो गए। सो वो लोकल की बात कर रहा है, मतलब वहां की। अगर हम सब बोले हम कहाँ के हैं, हम भारत के हैं, तो हम भारत के ही लोग हैं ना, हम ओरिजिनली यहीं के हैं। सो हम इंडिजिनस हैं इंडिया के लिए, सो वी आर इंडिजिनस टू इंडिया। इंडिजिनस यानी पीपल और थिंग दैट बिलोंग नेचुरली टू दैट प्लेस, उसी जगह की है भाई, वो बाहर से नहीं लाई गई है, वहीं की है वो चीजें, तो वो इंडिजिनस है। वो जो ऐसे जो जो जीन्स है ना वो वहीं के हैं, जीन शब्द दिखाई दे रहा है, और वो वहीं के जीन्स है, तो वो इंडिजिनस है, वहीं के हैं वो लोग, है ना। इंडिजिनस है, वहीं के हैं वो लोग, नेटिव है, लोकल है, एबोरिजिनल है, डोमेस्टिक है, एंडेमिक है। एंडेमिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंडेमिक है वो लोग, ओरिजिनल है वहीं के। अच्छा, इसमें याद रखना है इंडिजिनस। अच्छा, एक दो चीज इसमें आप याद रख लो, आप पॉइंट टू रिमेम्बर में दो चीज अपने, अगर कोई भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एडिटोरियल के टाइम पे, एक नोटबुक आपको अपने पास रखनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी एक नोटबुक, उसमें आपको क्या कर लेना है, उसका नाम डाल देना है एडिटोरियल, या सिर्फ आप उसका नाम डाल दो न्यूज़पेपर रीडिंग। एडिटोरियल क्या, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उस पे डाल दो न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं जो मैंने इस पीडीएफ में नहीं दिया है, तो जो मैं पीडीएफ के बाहर की बातें बता रही हूँ वो बस वहां पे लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि अब ये इंडिजिनस है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, तो पहली गलती अगर मैं ये कर दूं, दिस प्लांट इज एन इंडिजिनस, दिस प्लांट इज एन इंडिजिनस टू इंडिया, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया। एन इंडिजिनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई इंडिजिनस एडजेक्टिव है, और ये टू इंडिया लगाया है, दिस प्लांट इज इंडिजिनस, है ना। बट यहाँ पे ये गलत हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे टू लगा दिया, तो ये अलग, ये इस जगह के लिए बता रहा है, बट अकेला इंडिजिनस के लिए नहीं आ सकता ना। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। यहाँ डायरेक्ट नाउन नहीं दिख रहा, बीच में प्रेपोजिशन आ गया है, तो फिर यहाँ पे एन इंडिजिनस आप नहीं लगाओगे, ये भी एक कॉमन गलती हो जाएगी। दूसरी चीज लगानी, जैसे अगर आप इसी को बना दो, अब अगर हम इसी में, अगर हम जब प्लेस लगा रहे हैं, हम इसमें प्लेस लगा रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे टू आएगा, इंडिजिनस टू दैट प्लेस, इंडिजिनस टू इंडिया, इंडिजिनस टू अमेरिका, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली केस के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे नाउन दे दिया है इंडिजिनस और वो प्लेस डायरेक्ट दे दिया, तो आप ऑब्वियसली फिर यहाँ आर्टिकल लगाओगे उस प्लेस के लिए, ठीक है। बट बट अगर यहाँ पे ये लगा के इंडिजिनस फिर इंडिया, तो बीच में सिर्फ टू प्रपोजिशन आएगा, फ्रॉम कुछ नहीं आएगा, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। डन है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट शब्द, एक सेकेंड ये कहाँ चला गया, हाँ देख रहा है। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, इनविजन, इनविजन। अब इस शब्द के अंदर आपको विजन वर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ दिख तो रहा है, तो वहीं से देखते हैं। विजन का मतलब क्या होता है, आपका एम क्या है, विजन का मतलब आपका मकसद क्या है, एम क्या है आपका, विजन है मेरा, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा विजन है। ये विजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और वही चीज का अगर हमें वर्ब बनाना होगा तो वो बन जाएगा इनविजन। इनविजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और विजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बस इतना ही डिफरेंस है। सो इमेजिन और थिंक अबाउट समथिंग इन फ्यूचर, मतलब वही कि आपका एम है, वो पर्पस है आपका, तो आप उस चीज को लेके इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा ये काम, तो इनविजन क्या है आपका, वर्ब है। और वही इनविजन हम लोग क्या करते हैं, विजन करते हैं अगर हम लोग, यार मेरा विजन है कि मैं एक दिन में ये बन जाऊं, यानी मेरा, मैं ऐसा अपने आप को देखता हूँ, है ना, मैं अपने आप को ऐसे इमेजिन करता हूँ, तो विजन वो नाउन फॉर्म हो गया, और इनविजन उसी का वर्ब फॉर्म हो गया। आप विजुअलाइज करते हैं उस चीज को, फॉर सी मतलब आप ऐसा उसे देख रहे हैं कि वो ऐसे होगा, फोर मतलब बिफोर, एंड सी मतलब देखना, तो वो होने से पहले ही आप वो चीज को देख रहे हैं, मतलब आप उस चीज के बारे में अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। कंसीव कर रहे हैं मतलब आप ऐसा उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा। आई इनविजन लिविंग अब्रॉड, मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कैसे अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं अब्रॉड में रह रहा हूँ, मतलब मैं बाहर रह रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में रह रहा हूँ। वर्ब है ये। शी इन्विजन्स बिकमिंग अ डॉक्टर, वो अपने आप को कैसे देखती है, वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है, एक डॉक्टर के रूप में, कि वो एक डॉक्टर बनेगी, उस चीज के रूप में वो अपने आप को इन्विजन करती है, मतलब विजुअलाइज करती है। डन है। अब यहाँ पे ये चीज आपको नोट करनी है,
विजन क्या है, इनविजन क्या है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम एज इसके भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो तो कोई चीज तो होगी, यानी कोई चीज होगी, यानी कोई वो थिंग हो सकती है, या फिर वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है, या तो वो नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, या फिर वहां पे ना इसके जैसे हमने कुछ पढ़ा हुआ, जैसे अगर आपको याद आ रहा है कि हम कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ते हैं जिनके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका जेरंड आता है, यानी कि आपका इन्फिनेटिव नहीं आता है, उसमें से एक वर्ड ये है। इन विजन के बाद अगर आप वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में लगाओगे, जैसे शी इनविजन्स बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है। आप इसी को ऐसे बना सकते थे, शी इनविजन्स हरसेल्फ एज अ डॉक्टर, वो अपने आप को देखती है एक डॉक्टर के रूप में। अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज करके बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, शी इनविजन्स हरसेल्फ, अब यहाँ पे हम हरसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को देखती है, हरसेल्फ एज अ डॉक्टर, अपने आप को वो एक डॉक्टर के रूप में देखती है। तो अब हमने यहाँ पे वर्ब लगाया, बिकम वर्ब, तो अगर हम वर्ब लगाएंगे तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर हम इसको ऐसे बना दें, शी इनविजन्स टू बिकम अ डॉक्टर, सुनने में सही लग रहा है, कोई एरर नहीं लग रहा, बट ये गलत है, ठीक है। अब अगर आप बोलने में बोल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट राइट, क्योंकि हम बोलने में तो कोई मार्क्स हमारे डिडक्ट नहीं हो रहे, बट अगर यही चीज आप इंटरव्यू में बोलते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में बोलते हैं, वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगर आप रिटर्न में लिखेंगे तो भाई आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो ये बातें होती हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको अपने ध्यान में रखती हैं। तो इनविजन आपका वर्ब फॉर्म है, इसी विजन का इसका मतलब इमेजिन करना, उस चीज को विजुअलाइज करना, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें जर्नड रूप में आ सकता है, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। इज इट डन है, जैसे ही आई इनविजन लिविंग अब्रॉड, या अगर अब मैं अपने आप को देखता हूं तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कुछ तो देखते होगे ना। I envision myself living in abroad, ऐसा कह सकते हैं हम कि मैं अपने आप को देखता हूँ, या डायरेक्ट लिविंग अब्रॉड भी ठीक है, बस क्लियर हो गया, फिर हमें माई सेल्फ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डन है, ओके जी, आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेवरेज। लेवरेज के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है वर्ब के रूप में, एक होता है नाउन के रूप में। हम दोनों मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे है ये वर्ब के रूप में है। लेवरेज का मतलब क्या हो गया, आप बस ऐसे ध्यान रखो, जब भी आप लेवरेज यूज कर रहे हो ना, वहां पे यूज का मीनिंग है, यूज करना मतलब उसको इस्तेमाल करना, जैसे कि she leveraged her skills to get a better job, यानी कि she used her skills। अब हम ऐसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, she used her skills, उसने भाई उसके पास में जो स्किल्स थी उसको उसने यूज किया, उनका इस्तेमाल किया एक बेटर जॉब पाने के लिए। ऑब्वियसली हम करेंगे ना अपने स्किल्स का इस्तेमाल एक बेटर जॉब, एक बेटर लाइफ पाने के लिए। तो यहाँ पे लेवरेज का मीनिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, यूज करना। ऑब्वियसली आप उसको अपने एडवांटेज के लिए ही यूज करेंगे, बेटर रिजल्ट लाने के लिए यूज करेंगे, है ना। एक ये हो गया वर्ब के रूप में यूज करना हो गया, आप यूज वर्ड यहाँ पे लगाएंगे जब भी लेवरेज आपको सुनाई दे या दिखाई दे, तो वहां पे आप समझिए वर्ब के रूप में मतलब उसका मतलब इस्तेमाल करने से है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है आपका एडवांटेज हो रहा है, मतलब आपको फायदा मिल रहा है। जैसे एक्सपीरियंस गिव्स यू लेवरेज, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपको क्या देता है, एडवांटेज देता है। तो यहाँ पे हम इसको यूज से थोड़ी ना रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडवांटेज से रिप्लेस कर सकते हैं, पावर से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गिव्स अस पावर, एक्सपीरियंस गिव्स अस एडवांटेज, हमारे पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हमें उतना फायदा मिलेगा। बात समझ में आई। तो अगर हम इसे नाउन के रूप में बोल रहे हैं तो एडवांटेज है, वर्ब के रूप में बोल रहे हैं तो यूज है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये मिक्स सेंटेंस बना दिया है, शी यूज्ड हर एक्सपीरियंस एज लेवरेज एंड लेवरेज्ड इट टू अचीव सक्सेस। शी यूज्ड हर एक्सपीरियंस, उसने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया एज लेवरेज मतलब एज एडवांटेज, उसने अपने एक्सपीरियंस को एडवांटेज की तरह यूज किया और फिर उसका इस्तेमाल किया सक्सेस को अचीव करने के लिए। वेरी सिंपल। एंड लेवरेज्ड इट टू अचीव सक्सेस, और उस चीज को सक्सेस करने पाने के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। शी यूज्ड इट टू अचीव सक्सेस and she used her experience as leverage, means as advantage। डन है, क्लियर है, इजी वन। तो बस यहाँ पे हमने वोकैबुलरी को समझा कि हम इसको और डिटेल में कैसे कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई पर्सनली फील, आप चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो या आप अपनी जनरल कम्युनिकेशन के पॉइंट से सीख रहे हो, जब तक आप उसको एक कोर तक वो चीज नहीं समझ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि स्पोकन के लिए हमें इतनी इंग्लिश की क्या जरूरत है, गलती है आपकी। आप मिस्टेक करोगे। देखो, या तो आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, जैसे जो इंग्लिश पीपल होते हैं उनको ये सब अगर नहीं भी पता, इतना डिटेल में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को लेके इतने फेमिलियर हैं, इसलिए उनको आता है। हमको जब तक वो चीज का कोर नहीं पता होगा, हम रुकेंगे, हम हेजिटेट करेंगे, इट जनरल थिंग। और अगर एग्जाम के पॉइंट से बात करें, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ना, एक अच्छे पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको कोर तक बातें आनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ऊपर ऊपर से करके ना फायदा मिलने वाला है। डन है। चलो अब हम अपना करेंगे आर्टिकल रीड। टूरिज्म एंड ट्रेड, मतलब भाई टूरिज्म आ रहा है और उससे हमारा व्यापार भी हो रहा है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। ट्रेडर्स कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मेगा मतलब बहुत बड़ा, बिग, वेरी बिग। मेगा मतलब बिग, वेरी बिग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज हमें चाहिए होती हैं वो सब, जैसे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पहले तो देखो, हमारी जो है वो ट्रांसपोर्ट आता है, यानी कि जैसे आपका रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आपके रोड्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, आपके ये हो गए हमारे कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद इंटरनेट है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होते हैं। ठीक है। सो अब टूरिज्म एंड ट्रेड, टूरिज्म होगा मतलब आपका यात्रीगण बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। कहाँ पे भाई? ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये प्रोजेक्ट है। अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या बातें लिखी गई हैं इसके अंदर में। The Union government's 92,000 crore mega infrastructure project for the holistic development of the Great Nicobar Island by building it up as a port and tourism-led economy has gathered speed in the last 6 months. यहाँ तक पढ़ते हैं, वैसे अभी पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम यहाँ तक रुक जाते हैं क्योंकि मीनिंग मिल गया हमको। द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन का मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब बता रहा है का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाई ये 92,000, ये हमें नंबर्स बता रहा है, 92,000 करोड़ का जो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यहाँ तक खत्म हुआ है। फॉर प्रपोजिशन हुआ। फॉर मतलब ये पर्पस बता रहा है, किसके लिए है ये प्रोजेक्ट? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द, किसका भाई? ग्रेट निकोबार आइलैंड का। और हम कैसे कंप्लीट डेवलपमेंट दे पाएंगे उसको? कैसे दे पाएंगे? किस प्रकार से? बिल्डिंग करके, क्या बना के भाई? उसको एक पोर्ट की तरह, मतलब बंदरगाह, मतलब जहाँ पे आपके जो शिप्स होते हैं वहां पे ट्रेड होता है, वो आते हैं जाते हैं, और उसको एक टूरिज्म लेड इकोनॉमी बनाकर। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं। एज अ पोर्ट एंड टूरिज्म लेड इकोनॉमी हैज गैदर्ड स्पीड इन द लास्ट 6 मंथ। तो इस सब ने, जो ये प्रोजेक्ट है, इसने अपनी स्पीड पकड़ ली है पिछले 6 महीनों में। ओके। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम आई हो, एज अ पोर्ट एंड टूरिज्म लेड इकोनॉमी, ये एलईडी का मतलब क्या हुआ? ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसका मतलब हुआ ड्रिवन बाय। ड्रिवन बाय का मतलब, ड्रिवन बाय देखो, तो अब जैसे हम बोले एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो इकोनॉमी जो किसके द्वारा बढ़ रही है? लेड मींस ग्रो कर रही है। किस चीज से ग्रो कर रही है? एक्सपोर्ट से। यानी इकोनॉमी ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट। इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे इंक्रीज कर रही है? एक्सपोर्ट के द्वारा। सो यहाँ पे हम इकोनॉमी कैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? पोर्ट के, क्योंकि पोर्ट बनेगा तो वहां पे हमारे ट्रेड्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना, ओशियंस के थ्रू हमारे ट्रेड बढ़ जाएंगे। और टूरिज्म का वहां पे स्पॉट बनेगा तो टूरिज्म का आना जाना होगा। तो ये जो पोर्ट एंड टूरिज्म लेड इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? पोर्ट एंड टूरिज्म के द्वारा। जैसे कि आप कह सकते हैं डेवलप, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किस चीज के द्वारा हो रहा है? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी से हमारे डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है। तो ये लेड मतलब ड्रिवन बाय, मतलब वो चीज उसको कंट्रोल कर रही है, वो उसको आगे बढ़ा रही है।
तो ये यहाँ पे इस लेड का मीनिंग समझ में आया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे आपका ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अच्छा अब समझें, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हमें बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट का जो 92,000 करोड़ का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसने स्पीड पकड़ ली है पिछले 6 महीनों में। हैज गैदर्ड, ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बना है और इसकी वर्ब बनी है हैज प्लस गैदर्ड। हैज हमारा सिंगुलर वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, गैदर्ड हमारा मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया? सो अगर हम इसी सेंटेंस के अंदर इतना बड़ा सेंटेंस आपको लिख के दे दें और यहाँ पे हैज की बजाय हैव लगा के दे दें, हो गई ना गलती हमसे, हम कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि क्या मिस्टेक हो सकती है, कैसे हम कर सकते हैं, तो हमें किसी भी और क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंग्लिश के लिए। एक बार आपने ग्रामर कर लिया, एक बार आपने वोकैब पढ़ लिया, आपको एक बार वोकैब अच्छे से पढ़नी चाहिए, फिर यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली डेली आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें पूरा समझ में आ गया। एक बार देख लें तो यूनियन गवर्नमेंट का जो 92,000 करोड़ का जो मेगा बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, किसके लिए है? एक जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड यानी जीएनआई का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, और वो कैसे होगा? पोर्ट एंड टूरिज्म के थ्रू, और ये हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो इसने क्या कर लिया? पिछले 6 महीनों में स्पीड पकड़ ली है। ठीक है, even as concerns remain about its impact on the island's ecology and the rights of local population। अभी local population के बारे में additional information दे दी है। ये है हमारे दो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। even as का मतलब क्या हुआ? even as मतलब यहाँ पे at the same time, ये कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज किया है, एट द सेम टाइम। इसी समय पे भाई जो कंसर्न्स हैं, मतलब जो चिंताएं हैं, जो वरीज हैं, यानी कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है। रिमेन, ये नाउन हो गया सिंगल प्लूरल, तो वर्ब हमारी प्लूरल आ गई। वो अभी भी रहते हैं भाई, की जो इसका प्रभाव पड़ेगा आइलैंड की आपकी इकोलॉजी पे, मतलब उसके इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को लेके जो कंसर्न है वो अभी भी वैसे के वैसे हैं। इसके साथ साथ में जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, उनके अधिकारों के ऊपर में क्या चीजें होने वाली हैं, उसको लेके भी कंसर्न अभी वैसे ही है। और वो लोकल पॉपुलेशन कौन? आपके ये निकोबारीज एंड द शोम्पेन, ये जो आपके 2 इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ के, यानी कि ये जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके राइट्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की इकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को लेके जो कंसर्न है वो अभी भी वैसे ही है। आगे, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन मींस, जो वहां की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। एक सेकेंड, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मींस, उन्होंने, नोटिफिकेशन क्या आता है? आपको बता देता है ना। सो नोटिफाई क्या है? एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार की जो भाई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो पावर है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब देखो, एक होता है रफ आइडिया है, अभी फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये फाइनल नहीं हुआ है, रफ आइडिया मतलब अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मास्टर का मतलब हुआ डिटेल, तो उन्होंने अभी एक ड्राफ्ट मतलब एक क्रिएट किया है मास्टर प्लान इस प्रोजेक्ट के लिए, बट वो अभी तक फाइनल नहीं है, वो अभी अपने रफ स्केच में है। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब किस चीज के अलावा? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अलावा, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, अच्छा ये सब भी है इसके अंदर, मतलब ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के अलावा जैसे एयरपोर्ट है और पावर प्लांट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है। द ड्राफ्ट मास्टर प्लान envisions developing the GNI as a seaside destination, okay, in a pristine unspoiled protected environment। मतलब इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के अलावा, एयरपोर्ट और पावर प्लांट के अलावा, जो ये ड्राफ्ट है ना, जो ड्राफ्ट है, मतलब अभी जो ये इन्होंने एक रफ स्केच बनाया है, उसमें उसमें उन्होंने इसको कैसे देखा है? इन्विजन करना मतलब कैसे विजुअलाइज किया है कि वो जो जीएनआई है, यानी कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसको एक सी साइड डेस्टिनेशन बना देंगे। कि प्रिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी लिख लो। प्रिस्टीन का मतलब है कोई चीज जो एकदम प्योर है, एकदम क्लीन है ना, एकदम प्योर है, अनस्पॉइल्ड है, वो चीज एकदम इंटैक्ट है, मतलब एकदम परफेक्ट है, किसी गड़बड़ नहीं हुई है। प्रिस्टीन मतलब एकदम प्योर, क्लीन, अनस्पॉइल्ड, बिना किसी गड़बड़ी के, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी इसको क्रिएट करना। मतलब
इन सब चीजों के एयरपोर्ट वगैरह के अलावा इसके साथ साथ में इन्होंने जो जीएनआई को कैसे इन्विजन किया है कि वो इसको एक सी साइड डेस्टिनेशन बना देंगे। मतलब कि जो डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग वहां पे जाना चाहते हैं, है ना, एक प्रिस्टीन, मतलब एकदम कंप्लीटली प्योर, एकदम परफेक्ट, बिना किसी डैमेज के प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट भी क्रिएट करने का इनका प्लान है। डन है यहाँ तक। इस अपार्ट फ्रॉम के लिए अगर हम एक शब्द लिखें तो हम यहाँ पे बिसाइड्स लिख सकते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, तो मतलब इन सब के साथ साथ में इन्होंने इस ड्राफ्ट में ये भी देखा है कि इसको एक सी साइड डेस्टिनेशन के रूप में इसको इन्होंने भी देखा है। डन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्या है, अरे ये कैसे हट जाता है। Outlining plans for business, adventure, biodiversity tourism, family entertainment, amusement park, along with adequate social infrastructure for healthcare, education and livelihood। मतलब इसके साथ साथ इन्होंने आउटलाइन प्लान किया है। आउटलाइन मतलब क्रिएट किया है प्लान भाई किसके लिए, कि हम यहाँ पे कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे। एडवेंचर भी रहेगा, मतलब जो लोग एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं उनको क्या एडवेंचर वहाँ पे मजा, वो मतलब एक्टिविटीज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म रहेगा, जैसे आप सफारी वगैरह के लिए हो गया, या फैमिली एंटरटेनमेंट रहेगा। अम्यूजमेंट पार्क्स मतलब वही एंटरटेनमेंट पार्क्स रहेंगे। और इनके साथ साथ में सफिशिएंट आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और वहाँ के लोगों की रोजी रोटी के लिए भी। ये जो ड्राफ्ट है, द ड्राफ्ट इज प्लान्ड फॉर अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3.36 lakh by 2025, by which time the expected tourist inflow will be 1 million a year। Okay, ये जो ड्राफ्ट है, मतलब अभी जो इन्होंने ये एक क्रिएट किया है, इसमें प्लान क्या किया है कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन मींस हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि उस समय तक यानी 2055 तक 3.36 मतलब 3.36 लाख की पॉपुलेशन उस जगह पे हो जाएगी, है ना। और एक्सपेक्टेड मतलब वही प्रोजेक्टेड, यही आपका एक्सपेक्टेड का सिनोनिम ही है कि जो टूरिस्ट इनफ्लो है, मतलब वहां पे जो टूरिस्ट का आना जाना हो जाएगा, वो भी एक साल में 1 मिलियन के अप्रोक्स हो जाएगा, मींस 10 लाख के अप्रोक्स में वहां पे टूरिस्ट का इनफ्लो हो जाएगा। और उसके साथ साथ में वहां पे उन्होंने उस प्लेस की पॉपुलेशन को 3.36 लाख तक माना है। कब? 2055 तक। अगर आपके एग्जाम में कभी भी डेटा वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो आप डायरेक्ट उस पर पॉइंट आउट करो। Over 70% of the direct employment and government hopes to create will be in tourism and allied sectors। तो 70% तक जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है वो गवर्नमेंट क्या होप कर रही है, वो किसके थ्रू होगा, टूरिज्म में होगा। और उसी के जो कनेक्टेड सेक्टर्स हैं वहीं से आपका 70% तक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं करंट पॉपुलेशन कहाँ कितनी है ग्रेट अंडमान निकोबार की, है लिटिल लेस देन 10,000। मतलब अब आप सोचो कि अभी की जो वहाँ की करंट पॉपुलेशन है वो 10,000 से भी कम है, मतलब इसी के अप्रोक्स है। और 2055 तक कितना वहां पे प्रोजेक्ट किया गया है, 3.36 लाख वहां तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। ओके, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट फ्लो होने लगेगा, चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन के भी इंक्रीज होने के ऑब्वियस ही चांस है। The transformation of the GNI aided by the ICTP is crucial to leverage the strategic importance of the island's location at the western entrance to the Malacca Strait। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मीन्स ये जो डेवलपमेंट हो रहा है आपके निकोबार आइलैंड का, और इसमें सपोर्ट कौन हो रहा है, ये आईसीटीपी के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस्तेमाल करें, हम यूज करें। वर्ब के बाद टू के बाद लगाए तो ऑब्वियसली वर्ब है ये, हम उसका इस्तेमाल करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रूप में। मतलब कि लोकेशन बहुत अच्छी है इस किसकी, ऑफ द आइलैंड्स लोकेशन, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, एट द वेस्टर्न एंट्रेंस टू द मलाका स्ट्रेट। तो ये आपका बिजिएस्ट पोर्ट के अंदर में आता है। तो अब हम जो डेवलप कर रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा, तो हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें अपनी पर्सनल, मतलब अपनी भारत की डेवलपमेंट के लिए। द ड्राफ्ट प्लान हैज सेड, ड्राफ्ट प्लान ने भाई और क्या बोला है, द पोर्ट, ये जो पोर्ट है ये हेल्प करेगा इंडिया को अचीव करने में। हमारा जो एम है कि हम कैप्चर करें सिग्निफिकेंट शेयर इन ग्लोबल सी ट्रेड, मतलब कि जो हमारा ये है कि भाई हम समुद्र के द्वारा भी जो हमारा ट्रेड है उसमें एक अच्छा खासा हमारा भी अपना एक शेयर होना चाहिए।
तो इस चीज को जो हमारा ये गोल है उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करेगा। हैज सेड, अब ये मत सोचना कि जो सेड है ये हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, नहीं यार, ये आया कहाँ से है, से आया है। और सेड जो है ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है इसकी, सेइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है इसका, सेज होता है। ठीक है, तो हैज के बाद में ये V3 है। तो जो ड्राफ्ट प्लान है वो और क्या कहता है कि जो पोर्ट है, द पोर्ट, अब ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प, विल हमारा मॉडल वर्ब, हेल्प हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। इंडिया को, इंडिया दूसरा तीसरा सब्जेक्ट हो गया, इसी सेंटेंस के अंदर ये थर्ड सब्जेक्ट है। अचीव करेगा, इंडिया को अचीव, इंडिया अचीव है ना, तो ये हमारा तीसरी वर्ब हो गई। वो इंडिया क्या है, इंडिया अचीव इट्स एम, इंडिया अचीव कर ले। अच्छा, ये एक जनरल की तरह बात हो रही है यहाँ पे कि जो इंडिया का एम है कि भाई वो कैप्चर करे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छा खासा, इन अ ग्रेट अमाउंट शेयर ग्लोबल सी ट्रेड में। तो जो इंडिया का एम है वो उसको वो इंडिया जो है भाई अपना अचीव कर ले। ओके, आगे, बट while the administration has sought public suggestions and objections for 30 days, it remains unclear till when this window will remain open, given that the draft does not mention when it was notified. Okay. अब इसके साथ अब तक ठीक है, अभी तक हमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अब कुछ और भी बातें बोली जा रही हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन्स जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मांगा है, सॉट क्या है, ये आपका सीक का थर्ड फॉर्म है। सॉट, सीक मतलब वांट, मैं हमेशा जब मैं सीक शब्द मुझे सुनाई देता है तो एक मुझे अटेंशन सीकर दिखाई देता है, तो सीक मतलब चाहना, यू वांट समथिंग, तो अटेंशन सीकर क्या होते हैं, दे वांट समथिंग, दे वांट अटेंशन, या। तो गवर्नमेंट ने मांगा हैज सॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या मांगा है, पब्लिक के सजेशंस मांगे हैं। और भाई अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस हैं, अगर आप कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता दीजिए। 30 दिन तक मतलब ये विंडो ओपन रहेगी, लेकिन ये चीज अनक्लियर है, बट इट रिमेन्स अनक्लियर। इट रिमेन्स, इट सब्जेक्ट हुआ, रिमेन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, अनक्लियर है ये चीज। अब अनक्लियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, चलो आप ही बता देना। और एक काम करना, अनक्लियर के मिनिमम 10 सिनोनिम आप आंसर करेंगे प्लीज, ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे, आपको कुछ लर्न नहीं रहने वाला। तो अनक्लियर के 10 सिनोनिम आप मुझे बताओगे, और अनक्लियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देना। तो ये चीज अनक्लियर है कि कब तक ये विंडो ओपन रहेगी, विल रिमेन ओपन, दिस विंडो, ये विंडो ओपन रहेगी, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। गिवन दैट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ड्राफ्ट है इसने मेंशन नहीं किया कि ये कब नोटिफाई किया गया था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा है कि भाई आपके पास में 30 दिन है, आपको जो भी सजेशन या ऑब्जेक्शन है आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ये अनक्लियर है कि विंडो कब तक ओपन रहेगी, क्योंकि इस ड्राफ्ट ने ये मेंशन नहीं किया कि किस डेट को ओपन हुआ है, किस डेट को इन्होंने इसको रिलीज किया है। ड्राफ्ट आपका हो गया सिंगुलर, डज नॉट मेंशन, डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ड्राफ्ट के लिए, है ना। व्हेन इट वाज नोटिफाइड, कि वो ड्राफ्ट कब नोटिफाई हुआ था, ये चीज वहां पे मेंशन नहीं है। ये जो ड्राफ्ट है, दिस ड्राफ्ट प्लान फॉलोज अनदर ड्राफ्ट प्लान टू रीलोकेट लोकल निकोबारीज कम्युनिटीज टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, ये जो ड्राफ्ट प्लान है, फॉलो, इसके मतलब फॉलो अनदर ड्राफ्ट प्लान, एक दूसरा भी ड्राफ्ट प्लान था भाई, जिसमें क्या हुआ था कि उसमें उन्होंने बोला था कि जो लोकल निकोबारीज कम्युनिटीज हैं उनको रीलोकेट कर देंगे, मतलब वहां से हटा के उन्हें दूसरी जगह पहुंचा देंगे। किस लिए, प्रोजेक्ट पे, मतलब कि जो उनका टारगेट है, जो प्रोजेक्ट है उसको आगे करने के लिए, उस पे काम करने के लिए जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको वहां से रीलोकेट कर देंगे। तो ये जो आपका ड्राफ्ट है कि दूसरे ड्राफ्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, द टू प्लान सीमिंगली, सीमिंगली मतलब ऐसा हमें दिख रहा है, अपेरेंटली हमें ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों ड्राफ्ट आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ईच अदर विद रिगार्ड टू वेयर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में बी रिलोकेटेड, और विच हैज रिन्यूड फियर्स अमंग दीज ग्रुप्स। और डेफिनेटली फिर इसने क्या कर दिया है, रिन्यू कर दिया है, मतलब दोबारा से जो फियर है ग्रुप्स के बीच में कि भाई हमको कहाँ रिलोकेट करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, हमारे राइट्स का क्या होगा। तो उन सब चीजों के रिगार्डिंग में जो इनका फियर है उसको भी उसने आपका रिन्यू कर दिया है, मतलब फिर से उसको उजागर कर दिया, उसको और बढ़ा दिया है। ये जो कम्युनिटीज हैं हैव बीन ओपोजिंग द प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस सिंस 2022, alleging that their forest right had not been settled। ये जो कम्युनिटीज हैं, दीज कम्युनिटीज, अब यहाँ पे आपको दीज समझ में आ रहा है, दीज कम्युनिटीज, दीज के बाद में यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, तो ये दीज क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है।
अगर दीज हैव बीन होता तो फिर यहाँ पे अगर दीज के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई होती तो यानी ये वाला दीज जो है ये आपका प्रोनाउन हो जाता। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो दिस है, दैट है, ये सिंगुलर होते हैं, यानी कि इनके अगर ये प्रोनाउन के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। और जो आपका ये दीज एंड दोज है ये आपके प्लूरल के रूप में है, यानी कि अगर इनके बाद में वर्ब आएगी यानी प्रोनाउन के रूप में है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर इनके बाद में नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा। तो ये चीजें हमें क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में है। ये कम्युनिटीज, इन कम्युनिटीज हैव बीन, दीज कम्युनिटीज क्या कर रही है, ओपोज कर रही है। हैव बीन ओपोजिंग, क्या ये सेंटेंस पैसिव में है, नहीं, क्योंकि यहाँ V3 तो है नहीं तो ING लगा हुआ है। हैव बीन ओपोजिंग मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है क्योंकि वो आपका थर्ड फॉर्म लगा हुआ है हैज हैव के साथ में, और कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ING फॉर्म लगा हुआ है। सो ये क्या बन गया हमारा, हैव बीन ओपोजिंग, मतलब ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस प्रकार के टेंस में लगाते हैं, अब देखेंगे। द प्रोजेक्ट क्लियरेंस सिंस 2022, यानी 2022 से लेके ये लोग इस चीज को लेके ओपोज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर समझे इस टेंस का। सिंस 2022 मतलब एक पास्ट में वो काम शुरू हुआ, पास्ट में वो काम शुरू हुआ, परफेक्ट यही बोलता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं 2000, मान लो मैं 2018 से पढ़ा रही हूँ तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगी, आई हैव, फिर यहाँ पे परफेक्ट बनाना है इसको तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अब पढ़ा रही हूँ पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल ही रहा है। सो आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, कब से पढ़ा रही हूँ, 2018 से, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लगा देते हैं। जहां पे आपका टाइम मेंशन होता है, काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है और वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यही टेंस है हमारा। ठीक है, ओके। सो आई, अच्छा मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं उसे 2018 से जानती हूँ, इसका कैसे बनाएंगे। चलिए इससे बता दीजिए जरा, इसी सेंटेंस से मुझे आपके दो क्या मैं उसके तीन स्ट्रक्चर मुझे आपके क्लियर हो जाएंगे इसी एक सेंटेंस से। इस एक सेंटेंस से आप मुझे तीन सेंटेंस का समझा देंगे कि हाँ आपके बेसिक्स क्लियर तो है। चलो बता दे रहा, मैं उसे 2018 से जानती हूँ, इसका जरा मुझे बना के दे देना, इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा। सो दीज, ये जो कम्युनिटीज हैं ये ओपोज कर रही हैं भाई इस प्रोजेक्ट के क्लियरेंस को, कब से, 2022 से। और ये आरोप लगा रहे हैं, एलिजिंग का मतलब क्या होता है, अभी आप किसी चीज पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है कि जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं वो अभी भी सेटल्ड नहीं हुए हैं। देयर फॉरेस्ट राइट है ना, किसके, कम्युनिटीज के जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, तो THEIR ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, किसके फॉरेस्ट राइट, इन कम्युनिटीज के फॉरेस्ट राइट, और ये THERE जो होता है ये प्लेस के लिए आता है। डन है। तो देखो मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करती हूँ कि मैं इसी आर्टिकल के अंदर में आपको बहुत सारी ग्रामर जितनी भी आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो हम एक्सप्लेन कर लें। तो आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आई थिंक एक टाइम के बाद में इंग्लिश में आपको उतनी ही जरूरत रहती है। हाँ मैं हमेशा कहती हूँ पहले आपको ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए, पढ़ ली एटलीस्ट आपने अच्छे से, वोकैबुलरी एक बार आपने गो थ्रू है, और नहीं जैसे, हाँ मुझे वोकेबलरी के लिए जो पसंद है, मैं मैं क्या बोलूं, बोलने से पहले ही आप कहोगे मैम आप तो शांति रहिए, वर्ड पार मेड इजी, ये मेरी फेवरेट बुक है। मैंने शुरू की थी दूसरे चैनल पे बट मैं बहुत जल्दी इसको दोबारा शुरू करूंगी। एक बार अगर आपने ये पढ़ ली और उसके बाद सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आई थिंक, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बस उतना ही काफी है, उसके अलावा आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि जो मुझे लगता है कि बच्चे के लिए इतनी जरूरत है, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल दोज मटेरियल्स, but still I need some time and little bit more time. That's it. I again start this class. चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ध्यान रखो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये PDF आप सेल्फ रीड कर लें। बाय एवरीवन।